हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड स्टडी द उड़ान। हाल में ही क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 एक्ट बना है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, एक मद्रास हाई कोर्ट में एक साहब हैं वी आदर्श, उन्होंने चैलेंज किया है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को। आइए समझते हैं पूरा क्या है। देखो, इस जो एक्ट बना है ना, इसमें निजता का अधिकार और आत्म दोषारोपण के खिलाफ जो अधिकार है उसको चैलेंज किया गया है। देखो, निजता का अधिकार जो है किस आर्टिकल में आता है, आत्म दोषारोपण के अधिकार जो है ये किस आर्टिकल में आते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, विच वन ऑफ दीज कंपल्सरी टू हैव फॉर एग्जामिन इन क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। आपके ऑप्शन है सीमेन, फिंगरप्रिंट, रेटिना एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दिस। आई होप इसका आंसर आपको पता होगा। इसको हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। हाल में ही एक वी आदर्श हैं, इन्होंने जो मद्रास हाई कोर्ट है वहां पे एक पीआईएल दाखिल की है और उन्होंने इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल 20 और 20 जो 3 है ना, उसमें जो चीज़ें आती हैं जैसे कि राइट टू प्राइवेसी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया है कि इसमें जो एक्ट बना है ना, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट 2022, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया है। इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं, पहले क्या होता था, जो 1920 में लास्ट में था ना, उसमें सिर्फ फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, अवेलेबल चीज़ें जो उनकी बेसिक चीज़ें थी वो ली जाती थी। लेकिन जो अब है ना, वो बहुत से डेटा कलेक्ट कर रहा है। अब डेटा कलेक्ट हो रहा है, वो डेटा एनसीआरबी इसके रिकॉर्ड को मेंटेन करेगा। ठीक है, तो अब एनसीआरबी इसके डेटा को तो कलेक्ट करेगा, लेकिन उस व्यक्ति के जो ये सारी चीज़ें जैसे फिंगरप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, रेटिना, ये सारी चीज़ें जो कलेक्ट हो रही है ना, वो कहीं उसके निजता के अधिकार का वायलेशन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं और मद्रास हाई कोर्ट ने जो इससे संबंधित यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं, तो उसको तलब किया है कि भाई आप इसका काउंटर एफिडेविट मांगा है कि 1 महीने के अंदर कि आप इस पे अपना स्पष्टीकरण दें। तो ये सारी चीज़ें इस समय फिलहाल इससे जुड़ी हुई चल रही हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट देखो है क्या। देखो, ये इसने जो ब्रिटिश एरा एक्ट में, ब्रिटिश टाइम के एक्ट में जो था 1920 को, उसको रिप्लेस किया है। तो उसको रिप्लेस किया है तो क्या क्या चीज़ें इसमें चेंजेस हुई हैं। इट प्रोवाइड्स लीगल सैंक्शन टू लॉ इन्फोर्स एजेंसीज फॉर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ कन्विक्ट्स। देखो, ये जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है ना, ये एनसीआरबी को सौंपा गया। देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक है, ये तरह तरह के डेटा को कलेक्ट करता है और संग्रह करता है। ये जो स्टेट में और सेंट्रल में बॉडीज होती है ना, उनके जो स्टेशंस होते हैं वहां से डेटा कलेक्ट करता है और उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्रिमिनल मैटर्स। ठीक, तो सेक्शन 211B डिफाइंस मेजरमेंट। देखो, जो सेक्शन 211B है ना, ये मेजरमेंट कैसे कैसे होने चाहिए वो डिफाइन करता है। देखो, तो जो 2022 का जो ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट आया है ना, उसमें जो फिंगरप्रिंट हैं ये लिए जाएंगे, पाम प्रिंट लिए जाएंगे, फुट प्रिंट लिए जाएंगे। यही नहीं, आपके हैंड राइटिंग की जांच होगी, ये सारी चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी। फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल लिए जाएंगे, यानी कि आपके सीरम कलेक्शन भी लिए जाएंगे। आपके मतलब हमारा कहने का है कि अगर कोई भी क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो अगर संदिग्ध अवस्था में अगर उस पर्टिकुलर क्राइम में उसका नाम भी आता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी मेजर होंगी। उसके फोटोग्राफ्स लिए जाएंगे, उसकी रेटिना ली जाएगी, ऑलमोस्ट फिजिकली एंड बायोलॉजिकली सारी कलेक्ट डेटा होंगी। तो इस जो प्ली अभी पीआईएल इसमें गई है ना, तो इसमें सिर्फ इसी चीज को कहा गया कि इसमें जो इतना डेटा एक व्यक्ति का कलेक्ट किया जा रहा है, वो डेटा उस व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है। बात करें इसकी देखो सिग्निफिकेंस की ना, तो इसके सिग्निफिकेंस मतलब इसके पॉजिटिव साइड्स जो हैं वो क्या है, वो हमें समझना चाहिए। देखो, डाइवर्स एविडेंस फ्रॉम द अकॉज्ड पर्सन। देखो, कई तरह के जब हमारे पास एविडेंस हो जाएंगे ना उस व्यक्ति के खिलाफ, अगर वो सच में रियल में अगर वो क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उसका अगर इतना डेटा किसी के पास आ जाता है, तो नेक्स्ट जब वो क्राइम करेगा तो उसकी रीच जो है ना, उसकी जो रीच है वो बहुत ईजी हो जाएगी, कोई भी उस तक पहुंच सकता है। देखो, और जो नेक्स्ट है ना, इन्वेस्टिगेशन मोर एफिशिएंट एंड फास्टर, क्योंकि ये देखो ये सारा डेटा एनसीआरबी के पास कलेक्ट होगा और संदिग्ध अवस्था में अगर कोई जांच का विषय आता है तो वो एनसीआरबी के पास पहले से उस व्यक्ति का सारा डेटा होगा और जो जांच होगी ना वो थोड़ी आसान हो जाएगी।
और देखो यूज ऑफ मॉडर्न डिवाइस एंड ऑब्टेनिंग एविडेंस, तो मॉडर्न डिवाइस एंड ऑब्टेनिंग एविडेंस का क्या यूज है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है ना, वो टेक्नोलॉजी अगर के पास इतना डेटा होगा तो जो आसानी से क्राइम होते हैं ना, क्राइम करना और फिर कहीं भी भाग जाना वो इतना आसान नहीं रह जाएगा। प्रोवाइड्स फॉर बेटर मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशनल के बेंचेस हैं, जो लॉ हैं, ऑर्डर हैं, आईपीसी की धाराएं हैं, मुकदमे हैं, ये सारी चीज़ें, इनके मेंटेनेंस, ये प्रोवाइड मेंटेनेंस बहुत बेटर तरीके से, इनका जो लॉफुल है ना बहुत बढ़िया से हो पाएगा। भाई अगर ये इसके पॉजिटिव साइड से तो इशू भी कुछ होंगी। देखो भाई अगर कोई व्यक्ति क्राइम में इन्वॉल्व है और वो अभी विक्टिम घोषित नहीं हुआ है तो उससे कोई परमिशन तो ली नहीं जा रही है। नो परमिशन टू कलेक्ट डेटा इन स्पेसिफिक केसेस, देखो उसका कोई भी रजामंदी तो है नहीं कि भाई आप मेरे रेटिना की जांच ले लो, फुटप्रिंट्स ले लो, पाम प्रिंट्स ले लो, सीरम की जांच कर लो, तो उसने तो कोई परमिशन दी नहीं। वो लॉ के अकॉर्डिंग आ जाएगा और वो उसको सारी जांच करानी ही पड़ेंगी। दूसरा क्या है, वॉयलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, देखो राइट टू प्राइवेसी का ये कहीं ना कहीं उल्लंघन करता है कि भाई जब हमारी रजामंदी है नहीं, हमारी सहमति है नहीं, हमारी सहमति है नहीं, तो हमारी ये सारी जो डेटा है आप किस आधार पे ले रहे हैं और किससे शेयर कर रहे हैं, तो इसकी जो प्राइवेसी है ये कहीं ना कहीं भंग हो रही है। यही इसी चीज़ को पीआईएल में इसको जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। वायलेट्स द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आर्टिकल 23, देखो सेल्फ इंक्रिमिनेशन मतलब किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता अपने ही खिलाफ कोई गवाही देने के लिए, है ना। जैसे कोई इवेंट हुआ है ना, तो उस इवेंट को कन्फेस करने के लिए किसी को बाध्य तो नहीं किया जा सकता ना, तो यहाँ पे क्या है, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं वॉयलेट हो रहा है। और इसका जो लास्ट है ना, वो सबसे ज्यादा जो होगा ना, जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो एग्जीक्यूटिव यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी। एब्यूज ऑफ पावर बाय ऑफिशियल, वो हर तरीके से डीह्यूमिलेट, जैसे नहीं होते, डीह्यूमनाइज, तो ये कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को तलब किया है इस मामले में कि वो अपना जो इसमें स्पष्टीकरण है 1 महीने के अंदर दे दें, और जैसे ही इस पे कोई स्पष्टीकरण आएगा उस पे मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी। वीडियो के शुरू में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ दिस इज नॉट कंपल्सरी टू हैव क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट। देखो ऑप्शन थे सीमेन, फिंगरप्रिंट, रेटिना। देखो मैंने वीडियो में ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं कि ये सारी चीजें ली जाएंगी। यही नहीं, आपकी हैंड राइटिंग, आपके रेटिना, फुटप्रिंट्स, पाम प्रिंट्स, सीरम, ये सारी चीजें आपकी कलेक्ट की जाएंगी। और वो जो कलेक्शन है ना, वो एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास एज अ डेटा सेव हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।